नेशनलिज्म को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक सवाल पूछो। लोग पहले किस चीज के प्रति लॉयल थे? राजा के प्रति या एक दूसरे के प्रति? पुराने जमाने में लॉयल्टी वर्टिकल होती थी, मतलब टॉप पर मोनार्क था और नीचे सब्जेक्ट्स। स्लाइड के लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल इसी बात को दिखाता है। क्राउन ऊपर है, डायनेस्टिक रेल्म बीच में है और नीचे सब्जेक्ट्स। इस सिस्टम में आदमी सिटीजन नहीं होता था, वो बस रूलर का सब्जेक्ट होता था। उसकी आइडेंटिटी लोकल, रीजनल या डायनेस्टिक होती थी। तो नेशन का आइडिया आया ही क्यों? क्योंकि मॉडर्न एज में लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि पॉलिटिकल पावर किसी खानदान की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। नेशन स्टेट ने इसको उल्टा कर दिया। अब लॉयल्टी हॉरिजॉन्टल बनी, यानी सिटीजन्स एक शेयर्ड कम्युनिटी का हिस्सा समझे गए। राइट साइड का ऑरेंज सर्कल और बीच में द नेशन इसी शिफ्ट को शो करता है। यहां पावर का मॉरल सोर्स राजा नहीं, पीपल बनने लगते हैं। अब एक और सवाल, स्ट्रेंजर्स जो कभी मिले भी नहीं, वो कैसे फील करें कि हम एक ही पीपल हैं? यहीं रोमांटिसिज्म और मॉडर्न नेशनलिज्म मिलते हैं। रोमांटिक थिंकर्स ने कहा कि हर पीपल का अपना वोक्स गाइस्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में एक कलेक्टिव सोल, एक शेयर्ड कल्चरल स्पिरिट। लैंग्वेज यहां बहुत इंपॉर्टेंट बनी, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं, मेमोरी का घर भी होती है। हर्डर जैसी सोच ने बताया कि कॉमन लैंग्वेज लोगों को एक इमेजिन्ड यूनिटी देती है। इमेजिन का मतलब फेक नहीं होता। इसका मतलब है ऐसी कम्युनिटी जहां सब लोग एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, फिर भी अपना समझते हैं। समझ आया? प्रिंट कैपिटलिज्म ने इस प्रोसेस को फास्ट किया। जब न्यूज़पेपर्स और नॉवेल्स सेम लैंग्वेज में लार्ज स्केल पर छपने लगे, तब अलग-अलग जगह के लोग एक ही टाइम पर सिमिलर खबरें और स्टोरीज पढ़ने लगे। इससे साइमल्टेनियस कॉन्शियसनेस बनी। स्लाइड के मैप में प्रिंटिंग प्रेस और खुली बुक्स इसी चेन को दिखाते हैं। हिस्टोरिक पास्ट भी नेशन बिल्डिंग में यूज हुआ। मीडिवल फोकलोर, सॉन्ग्स, मिथ्स, ओल्ड हीरोज सबको दोबारा कलेक्ट करके बोला गया, देखो, हम अलग और पुराने हैं, इसलिए हम एक नेशन हैं। लेकिन क्या नेशन सिर्फ कल्चर से बन जाता है? नहीं, कल्चर रॉ मटेरियल देता है, पॉलिटिक्स उसको स्टेट बनाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिटीजन्स का आइडिया दिया और रोमांटिसिज्म ने उसको इमोशनल डेप्थ दी। सो नेशन कोई नेचुरल चीज नहीं थी जो हमेशा से रेडी थी। नेशन को कंस्ट्रक्ट किया गया, लैंग्वेज, मेमोरी, प्रिंट, सिंबल्स, मैप्स, फ्लैग्स और कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन के थ्रू। बस इसीलिए मॉडर्न नेशनलिज्म इतना पावरफुल बना। उसने अथॉरिटी को डायनेस्टी से लेकर पीपल की तरफ शिफ्ट कर दिया। 1815 के बाद यूरोप में रूलर्स ने एक बड़ा लेसन निकाला। फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन ने ओल्ड ऑर्डर को हिला दिया था। तो अब सबसे पहला काम स्टेबिलिटी रिस्टोर करना है। इसलिए रेस्टोरेशन आया। लेकिन रेस्टोरेशन का सिंपल मतलब पुरानी बिल्डिंग को पेंट कर देना नहीं था। इसका मतलब था पूरी पॉलिटिकल सोच को रिवर्स करना। कांग्रेस ऑफ वियना के बाद मेटरनिक सिस्टम बना, जिसका मेन एम था लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को कंटेन करना। लिबरलिज्म यहां मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लिबर्टीज, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। नेशनलिज्म मतलब पीपल अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी के बेसिस पर स्टेट या ऑटोनॉमी मांगे। रूलर्स को लगा कि ये दोनों आइडियाज आपस में मिलकर मोनार्की को तोड़ देंगे। स्लाइड के लेफ्ट विजुअल में रेड वेव लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म को दिखाती है, जो डैम से टकरा रही है। डैम पर ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रुशिया लिखा है। मैसेज सिंपल है, कंजर्वेटिव पावर्स मिलकर प्रेशर रोकना चाहते थे। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन समझो। इसका मतलब था अगर किसी स्टेट के अंदर रेवोल्यूशन हो तो ग्रेट पावर्स को राइट है इंटरवीन करके उसको क्रश कर दें। यानी सॉवरेंटी को भी सिलेक्टिवली यूज किया गया। जब मोनार्की को बचाना हो तब इंटरवेंशन अलाउड, जब पीपल राइट्स मांगे तब रिप्रेशन अलाउड। दिस वॉज नॉट न्यूट्रल ऑर्डर, दिस वॉज कंजर्वेटिव ऑर्डर। कार्ल्सबैड डिक्रीज 1819 इसका शार्प एग्जाम्पल थे। जर्मन स्टूडेंट यूनियंस, जिसे बर्शनशाफ्टन कहा गया, उनको थ्रेट माना गया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आइडियाज का फैक्ट्री बन रही थी। सेंसरशिप, सर्वेलेंस, स्टेट सुपरविजन, ये सब इसीलिए लगाया गया ताकि थॉट से एक्शन न बने। सोचो जरा, रूलर्स को स्टूडेंट्स से इतना डर क्यों था? क्योंकि आइडियाज जब शेयर्ड डिस्कशन बन जाते हैं तो वो सीक्रेट नहीं रहते, वो पब्लिक फोर्स बन जाते हैं। अब अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस की तरफ आओ। इटली में कार्बोनारी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज बनी। इनकी खासियत थी रिचुअल, हायरार्की, कोडेड नेटवर्क और इंसरेक्शनरी प्लॉट्स। पेज के राइट साइड मैप में ट्यूरिन, नेपल्स और ऑस्ट्रियन एम्पायर के बीच डार्क नेटवर्क लाइंस दिख रही हैं।
ये बताता है कि रिप्रेशन जितनी टाइट होती गई, ऑपोजिशन उतनी ही सीक्रेट फॉर्म लेती गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सीक्रेट सोसाइटी इमोशनल करेज तो दे सकती है, मास रेवोल्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रॉड पब्लिक मोबिलाइजेशन के बिना नेटवर्क आइसोलेटेड रह जाता है। स्लाइड में ये लिमिटेशन क्लियरली है। एजुकेटेड इलीट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स तक रेस्ट्रिक्शन, मतलब सोशल डेप्थ कम थी। कार्बोनारी और बर्शनशाफ्टन दोनों ने ओल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया, बट उनके पास मास पेजेंट्स, वर्कर्स और ब्रॉड मिडिल क्लास का सस्टेन्ड सपोर्ट नहीं था। तो फाइनल पॉइंट क्या है? 1815 से 1830 तक यूरोप एक सरफेस पीस और हिडन टेंशन का पीरियड था। ऊपर से ऑर्डर दिख रहा था, नीचे से प्रेशर बिल्ड हो रहा था। मेटरनिक सिस्टम ने सिम्टम्स को सप्रेस किया, कॉजेस को नहीं। जब स्टेट सिर्फ सेंसरशिप, सीक्रेट पुलिस और आर्म्ड इंटरवेंशन पर टिकती है, तो वो स्टेबिलिटी प्रोड्यूस कम, डिलेड एक्सप्लोजन ज्यादा करती है। इसलिए रेस्टोरेशन विक्ट्री लगती है, पर एक्चुअली वो नेक्स्ट रेवोल्यूशंस की प्रिपरेशन भी बन जाती है। क्लियर है? 1830 की जुलाई रेवोल्यूशन को समझने के लिए एक बेसिक रूल याद रखो। कभी कभी रेवोल्यूशन रोटी की वजह से होता है, कभी रिप्रेजेंटेशन की वजह से और कभी रूलर की स्टुपिडिटी से। यहाँ थर्ड फैक्टर बहुत स्ट्रांग था। चार्ल्स एक्स ने 4 ऑर्डिनेंसेस जारी किए, प्रेस पर सेंसरशिप, चेंबर डिसॉल्व और इलेक्टोरल रूल्स को मैनिपुलेट करना। सिंपल वर्ड्स में उसने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल गेम मुझे सूट नहीं करता, तो मैं रूल्स ही बदल देता हूं। इसी ने 3 ग्लोरियस डेज को ट्रिगर किया। सवाल पूछो, लोग सड़क पर क्यों आए? सिर्फ एक ऑर्डर के खिलाफ? नहीं, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि किंग चार्टर को यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को तोड़ रहा है। जब रूलर लीगल कवर के अंदर एब्सोल्यूट पावर वापस लाना चाहे, तब रेजिस्टेंस को मॉरल लेजिटिमेसी मिल जाती है। अब स्लाइड के बिफोर एंड आफ्टर विजुअल को देखो। प्री 1830 साइड पर बर्बन फ्लैग और डिवाइन राइट है। पोस्ट 1830 साइड पर फ्रेंच ट्राइकलर और द चार्टर या नेशन है। ये सिर्फ फ्लैग चेंज नहीं है, ये सॉवरेनिटी के सोर्स का शिफ्ट है। डिवाइन राइट का मतलब किंग की अथॉरिटी गॉड से आती है। चार्टर नेशन का मतलब अथॉरिटी लॉ और पीपल से जस्टिफाई होगी। इसीलिए लुई फिलिप को किंग ऑफ द फ्रेंच बोला गया, किंग ऑफ फ्रांस नहीं। पहले टाइटल टेरिटरी सेंट्रिक और डायनास्टिक था, अब टाइटल पीपल सेंट्रिक दिखाया गया। लेकिन यहां ध्यान दो, क्या इसका मतलब फुल डेमोक्रेसी आ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंट्रोल्ड वर्जन था। इस रेवोल्यूशन का आउटकम बोर्जवा मोनार्की था। बोर्जवाजी का सिंपल मतलब प्रॉपर्टी ओनिंग मिडिल एंड अपर मिडिल क्लासेस, बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कमर्शियल एलिट्स। स्लाइड के लोअर पिरामिड में टॉप पर हॉट बोर्जवाजी दिखाई गई है। नीचे वर्किंग क्लास या रिपब्लिकन्स हैं जिन्होंने बैरिकेड्स मैन किए, लेकिन पावर टॉप को मिली। तो रियल लेसन क्या हुआ? स्ट्रीट पर फाइट किसने की और स्टेट किसने कैप्चर किया, ये दोनों अलग चीजें हैं। वर्किंग क्लास और रिपब्लिकन एलिमेंट्स ने ओल्ड बर्बन ऑर्डर को गिराने में रोल प्ले किया, बट न्यू रेजीम ने उनको इंक्लूड नहीं किया। इसलिए 1830 एक लिमिटेड रेवोल्यूशन थी। उसने एब्सोल्यूटिज्म को चेक किया, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी क्रिएट नहीं की। यहाँ क्लास डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हॉट बुर्जवाजी को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर चाहिए था, क्योंकि उससे प्रॉपर्टी, ट्रेड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिक्योर होती थी। उनको रेडिकल रिपब्लिक नहीं चाहिए थी, क्योंकि उससे सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता था। वर्किंग क्लास को पॉलिटिकल इंक्लूजन और इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए थी, लेकिन नया ऑर्डर उनके लिए क्लोज्ड रहा। सोचो, जब नेशन की लैंग्वेज यूज होती है, तो क्या उस नेशन में सब इक्वली शामिल होते हैं? 1830 फ्रांस का आंसर है सिंबॉलिकली यस, प्रैक्टिकली नो। इसलिए जुलाई रेवोल्यूशन सक्सेसफुल भी थी और इनकम्प्लीट भी। सक्सेसफुल इस सेंस में कि बर्बन रेस्टोरेशन टूट गई और डिवाइन राइट क्लेम वीक हुआ। इनकम्प्लीट इस सेंस में कि पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन नैरो सर्कल के अंदर ही हुआ। एग्जैक्टली इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने लेटर 1848 के लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बिना ब्रॉड सफरेज के सिर्फ एलीट रीशफरे भी हो सकती है। 1830 के रेवोल्यूशंस का रिपल इफेक्ट हमें एक बहुत यूजफुल लेसन देता है। सिर्फ रिवोल्ट होना इनफ नहीं होता, उस रिवोल्ट की ज्योग्राफी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री बैलेंस और इंटरनल यूनिटी भी मैटर करती है। स्लाइड बेल्जियम, पोलैंड और इटली को कंपेयर करके यही दिखाती है। सब जगह डिससेटिस्फैक्शन था, सब जगह मास सपोर्ट का कुछ लेवल था। फिर रिजल्ट अलग क्यों निकला? चलो पहले बेल्जियम देखते हैं। बेल्जियम का रिवोल्ट डच हेजेमनी के अगेंस्ट था।
हेजेमनी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं, बल्कि कल्चरल और रिलीजियस डोमिनेंस का फील भी। रिलीजियस डिफरेंस, लिंग्विस्टिक डिफरेंस और लोकल ग्रीवियंसेस ने अलग बेल्जियन आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन इस रिवोल्ट की सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ इमोशन नहीं था। पेज पर शेल्ट रिवर, डिप्लोमैटिक सपोर्ट और ब्रिटेन फ्रांस के सिंबल्स दिख रहे हैं। यानी बेल्जियम की लोकेशन और ग्रेट पावर पॉलिटिक्स उसके फेवर में गई। लिबरल पावर्स ने कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट किया और 1839 ट्रीटी ऑफ लंदन ने बेल्जियन न्यूट्रलिटी गारंटी कर दी। तो बेल्जियम का सक्सेस पार्टली नेशनल मूवमेंट था, पार्टली डिप्लोमैटिक सेटलमेंट। अब पोलैंड को देखो। नवंबर अपराइजिंग में करेज था, मिलिट्री वैलर भी था, लेकिन एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिला। स्लाइड के मैप में रशियन इंपीरियल आर्मी का एरो और नो एक्सटर्नल सपोर्ट लिखा है। ये बहुत क्रूशियल है। नेशनल फीलिंग स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन जब सामने एक ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर हो और बाहर से कोई शील्ड न मिले, तो हीरोइक स्ट्रगल भी डिफीट में बदल सकता है। पोलैंड एब्जॉर्ब हो गया और एलीट्स की ग्रेट एमिग्रेशन हुई। इसका मतलब फिजिकल डिफीट के बाद भी पॉलिटिकल मेमोरी बच गई। यहाँ एक डीपर पॉइंट है। कई बार नेशन स्टेट नहीं बनता, पर नेशनल कॉज और ज्यादा इमोशनल और हिस्टोरिकल फोर्स ले लेता है। अब इटली। मोडेना, परमा, पेपल स्टेट्स में रिवोल्ट्स हुए, लेकिन ऑस्ट्रियन ट्रूप्स ने सप्रेस कर दिया। स्लाइड के लोअर राइट विजुअल में लोकल सेंटर्स दिख रहे हैं और नोट है वीकनेस ऑफ लोकलिज्म। लोकलिज्म का मतलब रीजनल लॉयल्टीज इतनी स्ट्रांग थीं कि कॉमन नेशनल कोऑर्डिनेशन वीक पड़ गई। सवाल ये है, अगर सब लोग फ्रीडम चाहते थे तो एक साथ क्यों नहीं आए? क्योंकि फ्रीडम फ्रॉम होम और फ्रीडम फॉर व्हाट दोनों सवालों का कॉमन आंसर अभी मैच्योर नहीं था। डिफरेंट रीजन्स की प्रायोरिटीज अलग थीं, यानी मास एंगर था, बट सिंगल स्ट्रेटेजिक सेंटर नहीं था। राइट साइड की एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टेबल को ध्यान से देखो। बेल्जियम में यूनिटी इम्परफेक्ट थी, मिलिट्री वीकनेस भी थी, फिर भी ग्रेट पावर कॉम्प्रोमाइज ने उसको बचाया। पोलैंड में ब्रेवरी थी, बट डिप्लोमेसी मिसिंग थी। इटली में मास सेंटिमेंट और रिवोल्ट था, बट यूनिटी और कोऑर्डिनेटेड फोर्स वीक थी। तो लेसन क्लियर है, नेशनलिज्म को सक्सेस के लिए सिर्फ पैशन नहीं, स्ट्रक्चर भी चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रेटेजिक टाइमिंग। बस इसीलिए 1830 का रिपल इफेक्ट मिक्स्ड था। इसने दिखाया कि यूरोप में ओल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन हर जगह सेम फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नेशन मेकिंग एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी है, सिर्फ इमोशनल अवेकनिंग नहीं। मेक सेंस? 1848 को स्प्रिंग टाइम ऑफ पीपल्स बोला जाता है, लेकिन इस रोमांटिक नाम के पीछे बहुत हार्ड मटेरियल रियलिटी छुपी हुई थी। रेवोल्यूशंस हवा से नहीं निकलते, उनके नीचे प्रेशर बिल्ट होता है। इस स्लाइड का पहला कोर पॉइंट है इकोनॉमिक प्री कंडीशंस, स्पेशली हंग्री 40s। एग्रेरियन क्राइसिस आई, पोटैटो ब्लाइट ने आयरलैंड को भयानक फैमिन में ढकेल दिया और पुअर ग्रेन हार्वेस्ट्स ने फूड प्राइसेस को शूट अप कर दिया। सोचो एक ऑर्डिनरी फैमिली को, इनकम फिक्स्ड या अनस्टेबल है, रोटी महंगी होती जा रही है और स्टेट इनडिफरेंट लगती है। जब बेसिक सर्वाइवल डिस्टर्ब होता है, तब पॉलिटिक्स सडनली अर्जेंट लगने लगती है। स्लाइड के चार्ट में 1845 से 1847 तक फूड प्राइसेस का शार्प राइज इसी डिस्ट्रेस को सिंबॉलिकली दिखाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ विलेज क्राइसिस नहीं था। 1847 में कमर्शियल क्राइसिस भी आई। रेलवे स्पेकुलेशन बबल बर्स्ट हुआ, इंडस्ट्रियल स्लम्प आया, एम्प्लॉयमेंट गिरा। राइट साइड के बार्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट के फॉल को दिखाते हैं। इसलिए ये डुअल क्राइसिस थी, अग्रेरियन डिस्ट्रेस प्लस फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल स्लम्प। अब समझो इस डुअल क्राइसिस का सोशल इफेक्ट क्या हुआ। पेजेंट और अर्बन वर्कर दोनों अलग रूट से सेम फ्रस्ट्रेशन जोन में आए। स्लाइड के बीच वाले ब्लास्ट इमेज में पेजेंट और प्रोलेटेरिएट एक साथ दिख रहे हैं। प्रोलेटेरिएट का सिंपल मतलब वेज अर्निंग वर्किंग क्लास, जिनके पास प्रोडक्शन टूल्स नहीं होते, सिर्फ लेबर होता है। जब फूड महंगा हो और जॉब्स कम हो, तो हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट मिलकर रेडिकलाइजेशन बढ़ाते हैं। रेडिकलाइजेशन का मतलब लोग ग्रेजुअल रिफॉर्म से सैटिस्फाई नहीं होते, उनको सिस्टम लेवल चेंज चाहिए लगता है। लेकिन रेवोल्यूशन सिर्फ लोअर क्लासेस ने नहीं चलाया, पॉलिटिकल कन्वर्जेंस भी हुई। मिडिल क्लास लिबरल्स सफरेज एक्सपेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लिबर्टीज और फ्री प्रेस चाहते थे। वर्किंग क्लास रेडिकल्स और सोशलिस्ट्स राइट टू वर्क, सोशल रिपब्लिक और इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग जैसी डिमांड्स ला रहे थे। यानी सब ओल्ड मोनार्किक ऑर्डर के अगेंस्ट खड़े हुए, पर सबकी फाइनल डेस्टिनेशन सेम नहीं थी।
स्लाइड के वेन डायग्राम में लिबरल बूर्जुआजी और रैडिकल वर्किंग क्लास का ओवरलैप ओवरथ्रो ऑफ द स्टेटस क्वो पर है और ऊपर टाइम बॉम्ब लिखा है। ये बहुत एक्यूरेट इमेज है। अलायंस टेम्पररी थी, टैक्टिकल थी, स्ट्रेटेजिक नहीं। लिबरल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट चाहिए था, रैडिकल्स को सोशल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए था। ब्रेड के बिना लिबर्टी अधूरी लगती थी और प्रॉपर्टी के बिना इक्वालिटी का क्वेश्चन लिबरल्स को डराता था। तो सोचो, जब दो ग्रुप्स एक ही दुश्मन के खिलाफ मिलते हैं लेकिन विक्ट्री के बाद उनका प्रोजेक्ट अलग हो, तब क्या होता है? एग्जैक्टली, इंटरनल फ्रैक्चर। 1848 का प्रॉमिस भी यही था और वीकनेस भी यही। इसने यूरोप को बताया कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और सोशल रेवोल्यूशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर आइडेंटिकल नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मिल भी जाए लेकिन फूड, वर्क और डिग्निटी का क्वेश्चन अनरिजॉल्व रहे तो अनरेस्ट खत्म नहीं होता। इसीलिए 1848 सिर्फ आइडियाज का ब्लास्ट नहीं था, ये इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स के एक साथ फटने का मोमेंट था। फ्रांस में 1848 का साइकिल बहुत इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन का विक्ट्री मोमेंट कितनी जल्दी क्राइसिस में बदल सकता है। फरवरी रेवोल्यूशन तब स्टार्ट हुई जब बैंक्वेट्स कैंपेन के थ्रू ऑपोजिशन ने असेंबली बैन को बाईपास किया। जब पीसफुल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को ब्लॉक किया जाता है तो एजिटेशन स्ट्रीट पर शिफ्ट होती है। लुई फिलिप एब्डिकेट कर गया और सेकेंड रिपब्लिक बनी। स्लाइड के लेफ्ट सीक्वेंस में बैरिकेड्स, प्रोविजनल स्प्लिट, बैलेट बॉक्स, जून डेज, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और फाइनली कू दिखाया गया है। ये फुल साइकिल बताता है: अपराइजिंग, होप, डिवीजन, रिप्रेशन, ऑर्डर की डिमांड, अथॉरिटेरियन रिटर्न। अब सवाल, फरवरी के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? एक अनईजी कोएलिशन। लिबरल्स और सोशलिस्ट्स दोनों ओल्ड रेजीम के खिलाफ थे, बट रिपब्लिक का मतलब दोनों के लिए अलग था। प्रोविजनल गवर्नमेंट में लमार्टिन जैसी लिबरल लाइन और लुई ब्लॉं जैसी सोशलिस्ट लाइन एक साथ थी। नेशनल वर्कशॉप्स शुरू हुए जिनका एम स्टेट स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट रिलीफ देना था। सिंपल वर्ड्स में अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को काम या सपोर्ट मिले। लेकिन वर्कशॉप्स प्रैक्टिकल रिलीफ के साथ पॉलिटिकल सिंबल भी बन गए। वर्कर्स ने इसमें सोशल रिपब्लिक की पॉसिबिलिटी देखी, कंजर्वेटिव्स ने इसमें डेंजरस रेडिकलाइजेशन देखा। अप्रैल इलेक्शंस ने रूरल फ्रांस की कंजर्वेटिव वेट को सामने ला दिया। स्लाइड के राइट साइड मैप में पेरिस और कुछ अर्बन रेड पैचेस रैडिकल या सोशलिस्ट दिखते हैं, जबकि बहुत बड़ा कंट्री साइड ब्लू या कंजर्वेटिव या बोनापार्टिस्ट है। यही अर्बन रूरल डिवाइड क्रूशल था। पेरिस रेवोल्यूशन का सेंटर था, लेकिन फ्रांस सिर्फ पेरिस नहीं था। पेजेंट्री का बेसिक कंसर्न ऑर्डर, टैक्स बर्डन और स्टेबिलिटी था। उनको प्रोलॉन्ग्ड अर्बन टर्मोइल थ्रेटनिंग लगता था। जून डेज तब फटे जब नेशनल वर्कशॉप्स क्लोज किए गए। इससे वर्कर्स ने समझा कि रिपब्लिक ने उनको बिट्रे कर दिया। अपराइजिंग हुई। जनरल कैबिनेट ने ब्रूटल सप्रेशन की। इस मोमेंट को क्लास वॉर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट मोनार्क वर्सेस नेशन से शिफ्ट होकर रिपब्लिक के अंदर क्लासेस के बीच आ गया। फरवरी में जो अलायंस थी, जून में टूट गई। मिडिल क्लास ने सोशल रेवोल्यूशन के डर से ऑर्डर को चूज किया। यहां एक डीप लेसन है। जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल इनसिक्योरिटी को एड्रेस नहीं करती, तब फियर और बैकलैश बढ़ते हैं। अब लुई नेपोलियन का राइज समझो। उसने लैंडस्लाइड इलेक्शन जीती, लार्जली नेम रिकग्निशन, नेपोलियन लेजेंड और ऑर्डर के प्रॉमिस पर। लोगों ने उसमें स्टेबिलिटी देखी। 1851 तक उसने रिपब्लिक खत्म करके अथॉरिटेरियन एम्पायर की राह बना ली। तो क्या 1848 फ्रांस फेलियर थी? पार्टली यस, क्योंकि रिपब्लिक टिक नहीं पाई। लेकिन इस फेलियर को सिंपल डिफीट मत समझो। इसने एक्सपोज किया कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में अर्बन वर्कर्स, पेजेंट्स, मिडिल क्लास, इलेक्शंस, वेलफेयर एक्सपेक्टेशन और मास सिंबलिज्म सब एक साथ ऑपरेट करते हैं। बैरिकेड से बैलेट तक और बैलेट से कू तक जो मूवमेंट हुआ, उसने बताया कि मॉडर्न स्टेट को सिर्फ आइडियल से नहीं, सोशल कोएलिशन से सस्टेन करना पड़ता है। कोएलिशन टूटी, रिपब्लिक टूटी। क्लियर है? 1848 का वेव जब हैब्सबर्ग एम्पायर और जर्मन स्टेट्स तक पहुंचता है, तब एक और बड़ा लेसन मिलता है। नेशनलिज्म हर जगह लिबरेटिंग नहीं होता। कभी-कभी कंपीटिंग नेशनलिज्म्स एक दूसरे को कैंसिल भी कर देते हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर को स्लाइड क्रेजी क्विल्ट बोलती है, और ये फ्रेज काफी सही है। एम्पायर एक सिंगल नेशन नहीं था। ये जर्मन्स, magyर्स, चेक्स, साउथ स्लाव्स, इटालियंस और भी ग्रुप्स का पैचवर्क था। जब वियना में मेटरनिक गिरा और भाग गया, ओल्ड ऑर्डर का सिंबॉलिक पिलर हिल गया।
लेकिन क्या एम्पायर तुरंत कोलैप्स हो गया? नहीं, क्योंकि रिवोल्ट करने वाले ग्रुप्स एक शेयर्ड एंटी इंपीरियल फ्रंट पर परमानेंटली यूनाइट नहीं हो पाए। हंगरी में लाजोश कोसुत ने ऑटोनॉमी मांगी, मार्च लॉज लाए, पर हंगेरियन मूवमेंट खुद एम्पायर के दूसरे एथनिक ग्रुप्स को रीएश्योर नहीं कर पाया। क्रोएट्स हंगेरियंस के अगेंस्ट हो गए, चेक्स अलग रूट पर गए। स्लाइड के मैप में प्राग, वियना, बुडापेस्ट, मिलान और एरोस इस फ्रैगमेंटेशन को दिखाते हैं। यानी कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एम्परर वर्सेस सब्जेक्ट्स नहीं था, सब्जेक्ट्स भी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए। यहां डिवाइड एंड रूल फ्रेज को सिंपल तरीके से समझो। स्टेट ने कोई मैजिक नहीं किया, उसने बस एग्जिस्टिंग फियर्स और राइवल क्लेम्स को यूज किया। अगर एक ग्रुप ऑटोनॉमी मांगता है, दूसरा ग्रुप सोचता है कि कल ये हम पर रूल करेगा, तो इंपीरियल सेंटर सडनली लेसर इविल लगने लगता है। इसीलिए रशियन आर्मी को बुलाकर हंगेरियन रिवोल्ट क्रश कर दिया गया। सोचो, नेशनलिज्म जब इंक्लूसिव सिविक फॉर्म ना ले और एथनिक कंपटीशन में बदल जाए तो लिबरेशन प्रोजेक्ट वीक हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब जर्मन स्टेट्स और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर आओ। यहां लिबरलिज्म फ्रॉम बिलो दिख रहा था। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जर्मनी यूनिफाई करने का अटेम्प्ट किया। पार्लियामेंट को कभी प्रोफेसर्स पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि डिस्कशन स्ट्रांग थी बट कोअर्सिव पावर वीक थी। स्लाइड का फ्लो चार्ट बड़ी सिंप्लिसिटी से पैरालिसिस दिखाता है। पहला क्वेश्चन टेरिटोरियल था, ग्रेटर जर्मनी विद ऑस्ट्रिया या लेसर जर्मनी लेड बाय प्रशिया। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल था, रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एंडलेस डिबेट्स ने मोमेंटम खत्म किया। फिर क्राउन प्रशिया को ऑफर हुई, लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने क्राउन फ्रॉम द गटर रिफ्यूज कर दी। मतलब उसने पॉपुलर नेशनल सोर्स से आई लेजिटिमेसी को रिजेक्ट किया। वाई? क्योंकि ओल्ड डायनास्टिक मेंटालिटी अभी जिंदा थी और लिबरल्स के पास आर्मी नहीं थी। नीचे लाइन लिखी है, आइडियाज विदाउट कैनन्स फेल। ये सिनिकल लग सकती है, लेकिन 1848 के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि स्टेट पावर सिर्फ आर्ग्यूमेंट से सरेंडर नहीं होती। पार्लियामेंट के पास आइडियाज, स्पीचेस, ड्राफ्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस थे। मोनार्क्स के पास ब्यूरोक्रेसी, आर्मी और कोअर्जन था। बस इसी मिसमैच ने लिबरल प्रोजेक्ट को वीक किया। लेकिन इसको जीरो मत समझो। फ्रैंकफर्ट ने जर्मन यूनिफिकेशन के इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क को शेप किया, क्वेश्चंस क्लियर किए, ऑप्शंस डिफाइन किए और फ्यूचर के लिए पॉलिटिकल लैंग्वेज दी। फेलियर इमीडिएट था, बट कंसेप्चुअल ग्राउंडवर्क परमानेंट रहा। 1848 के फेलियर्स को समझने के लिए इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से थोड़ा ऊपर उठकर स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना पड़ता है। स्लाइड का पहला पॉइंट इंटरनल डिविजन्स है। लिबरल्स को कंजर्वेटिव से प्रॉब्लम थी, लेकिन कई मोमेंट्स पर उनको सोशलिस्ट्स और रैडिकल वर्कर्स और ज्यादा डेंजरस लगे। क्यों? क्योंकि लिबरल्स पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे, पर प्रॉपर्टी ऑर्डर को प्रिजर्व भी करना चाहते थे। जब उनको लगा कि रेवोल्यूशन सोशल लेवलिंग या क्लास अपहीवल में बदल सकता है, तो उन्होंने कंजर्वेटिव्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसीलिए क्लास स्प्लिट रेवोल्यूशनरी कैंप के अंदर ही आ गया। दूसरा पॉइंट मिलिट्री रियलिटी है। रेवोल्यूशनरीज के पास एंथुजियाज्म था, बट ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज नहीं। मोनार्क्स के पास ट्रेनिंग, कमांड स्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और लॉयल कोर से apparatus था। स्ट्रीट करेज और स्टेट पावर सेम चीज नहीं होते। बैरिकेड एक सिंबल है, आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है। ये बेसिक गैप 1848 के कई डिफीट्स का कोर था। अब स्लाइड का टर्निंग पॉइंट समझो। एंड ऑफ रोमांटिसिज्म का मतलब ये नहीं कि आइडियल्स खत्म हो गए। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स का सेंटर इमोशनल नेशनल अपराइजिंग से शिफ्ट होकर रियल पॉलिटिक की तरफ गया। रियल पॉलिटिक्स सिंपल वर्ड्स में रियलिटी बेस्ड पावर पॉलिटिक्स है, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेसी, स्टेट क्राफ्ट और टाइमिंग को सेंट्रल इंपॉर्टेंस दी जाती है। लोअर लेफ्ट इमेज में 1848 रोमांटिसिज्म एक तरफ है और दूसरी तरफ वर्कर सोल्जर टाइप रियल पॉलिटिक फिगर। बीच का ब्रोकन ब्रिज फेलियर को सिंबलाइज करता है। मैसेज क्लियर है, यूनिटी और रिफॉर्म अब सिर्फ बैरिकेड से नहीं आएंगे। ब्लड एंड आयरन टाइप मेथड ज्यादा इफेक्टिव दिखने लगेंगे। बिस्मार्क और कैवॉर जैसी लेटर फिगर्स इसी शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 1848 ने रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे, उसने बस रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए। ऐसा कंजर्वेटिव रीडिंग निकला। लेकिन क्या 1848 टोटली वेस्ट थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्लाइड के राइट साइड लेजर टेबल लेगेसी को दिखाती है। रिपब्लिक्स कोलैप्स हुई,
लिबरलिज्म डिफीट हुआ, नेशनल यूनिटी डीले हुई। ये लाइबिलिटीज थीं, लेकिन एसेट्स भी थे। सर्फडम का एबॉलिशन सेंट्रल यूरोप में परमानेंट गेन बना। फ्यूडल प्रिविलेजेस टूटने लगे। फ्रांस में यूनिवर्सल मेल सफरेज का प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट था, चाहे उसका पॉलिटिकल आउटकम मिक्स्ड रहा हो। प्रशा और पीडमोंट ने कॉन्स्टिट्यूशंस रिटेन किए, चाहे लिमिटेड फॉर्म में। ये फ्रेमवर्क्स लेटर यूनिफिकेशन के लिए यूजफुल बने। यानी इमीडिएट रेवोल्यूशन फेल हो सकती है, पर उसके इंस्टीट्यूशनल रेजिड्यूज फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। सबसे बड़ा लेसन ये है कि हिस्ट्री में फेलियर और लेगेसी ऑपोजिट नहीं होते। कभी-कभी फेलियर ही फ्यूचर सक्सेस का रॉ मटेरियल बनाता है। 1848 ने यूरोप को सिखाया कि नेशन, लिबर्टी और सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसने ये भी सिखाया कि ब्रॉड कोalition बिना कॉमन एंड गोल के टिकती नहीं। और उसने रूलर्स को भी बता दिया कि कुछ रिफॉर्म्स दिए बिना ऑर्डर स्टेबल नहीं रहेगा। स्लाइड के नीचे 1871 की एरो सीड फॉर यूनिफिकेशन इसीलिए मीनिंगफुल है। 1848 ने हार्वेस्ट नहीं दिया, पर बीज जरूर बोया। समझ आया? यही इसका डीपेस्ट लेगेसी है।